कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रैवल एजेंसी दिखाया जाता है जहाँ पे वो ना कस्टमर को काफी ज्यादा पागल बना रहे थे, मतलब कि काफी महंगा टिकट्स बेच रहे थे। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो भी यहीं पे काम किया करता था और इसका नाम ताकोया होता है। और ताकोया की बॉस वहाँ पे आती है और वो उसको और भी काफी ज्यादा काम दे देती है और बोलती है कि तुम ना मुझे जल्दी से रिप्लाई किया करो क्योंकि तुम कुछ रिप्लाई ही नहीं करते हो। और बॉस के जाने के बाद ताकोया सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे बॉस को रिप्लाई क्या करना चाहिए था। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि वो अपने स्कूल टाइम पे भी सेम ऐसा ही था, कुछ बंदे उसे सवाल पूछा करते थे बट वो उसका रिप्लाई ही नहीं कर पाता था और इस प्रॉब्लम का अब मैं क्या ही करूं। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो भी वहीं पे काम करती थी और ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया लड़की थी और वो उसको जल्दी से डॉक्यूमेंट्स का काम खत्म करने के लिए बोलती है बट ताकोया ना उसको भी कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता। और तभी ताकोया की नजर ना रीका के ऊपर जाती है और वो देख के ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो ना काफी टाइम से काफी अजीबोगरीब तरीके से उसको घूरे जा रही थी। और ये देख के वो सच में काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद वो अपने घर पे आता है और इसके बाद वो घर पे आते सबसे पहले अपने लिए खाना बनाता है और साथ ही अपने कैट के लिए भी खाना बनाता है क्योंकि ताकोया के साथ उसके घर पे उसकी कैट भी रहा करती थी। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि उस कंपनी में काम करते हुए उसको 4 साल हो गए और उसकी जो कोवर्कर रीका है वो भी लगभग 5 साल से उस कंपनी पे काम कर रही है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार मुझे हर वक्त पे इतने गुस्से वाली नजरों से क्यों देखती रहती है। और इसके बाद वो अपनी कैट के साथ ना वहाँ पे टीवी देखने लगता है और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस के अंदर ना साफ सफाई का काम हो रहा था और वहाँ पे कुछ लड़के ना साफ सफाई करने की जगह ना मतलब कि कुछ वर्कर्स लड़कियों के ऊपर लाइन मार रहे थे। और इसके बाद ना तभी ताकोया की नजर ना रीका के ऊपर जाती है और फनी बात तो ये थी कि रीका जो थी ना वो अभी भी ताकोया की तरफ ही देख रही थी और ये देख के ना वो फिर से काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर से चुपचाप काम करने लगता है। और इसके बाद ना हमें रीका का नजरिया दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मन में सोच रही थी कि आखिरकार हमेशा लोग मुझसे इतना ज्यादा डरते क्यों रहते हैं और मैं कभी भी किसी से बोलती नहीं हूँ और साथ ही मैं स्माइल भी बहुत कम करती हूँ और मैं गुस्सा भी लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती बट फिर भी लोग पता नहीं क्यों मुझसे माफी मांगने लगते हैं और मैं भी लोगों को एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहती उस सिचुएशन के बारे में क्योंकि इससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। और इसके बाद रीका घर जा रही होती है और इसके बाद वो एक बुक स्टोर में जाती है और वो ना एक एटलस की बुक खरीदती है और वो घर पे जाके काफी मजे में पढ़ने लगती है और वो मैप को देखते देखते ना काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो बताती है कि 435 येन के अंदर ना ये सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है। और इसके बाद तभी अगले दिन ऑफिस में एक अनाउंसमेंट आया होता है कि अलास्का में ना उनकी एक नई ब्रांच खुलने वाली है और यहाँ से किसी एक को ना वहाँ पे जाना होगा मैनेजर की तौर पे और वो कोई ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहते थे जो कि अनमैरिड हो। और वहाँ पे कुछ लोग तो बच चुके थे बट कुछ लोग काफी मुसीबत में फंस गए थे। और तभी ताकोया जो होता है वो अपना हाथ खड़ा करता है और सभी को लगता है कि वो जाएगा बट वो वहाँ पे बोलता है कि मेरे पास एक कैट है तो मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। और तभी बॉस काफी गुस्से में बोलती है कि ये कोई रीजन नहीं हुआ, तुम्हें बहाना देना है तो थोड़ा अच्छा बहाना दो और तुम सभी के पास 1 साल है डिसाइड करने का कि आखिरकार तुम सब में से कौन जाएगा और अगर तुम में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया तो मुझे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको जाना है वहाँ पे। और अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद ना वो सभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि भाई मुझे नहीं जाना तो मुझे नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे साल भर अकेला रहना पड़ेगा और ये सच में काफी ज्यादा बेकार है। और उनका एक कोवर्कर जो था ना वो भी 10 साल से एक जगह पे फंसा हुआ है और आज तक कभी वो यहाँ पे आया भी नहीं, उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ कभी भी। और तभी चेयरफुल वाली लड़की जो होती है ना वो बोलते हैं कि मेरे पास ना एक काफी बढ़िया आइडिया है, हमें ना शादी कर लेना चाहिए जिस कारण हम बच जाएंगे। और वो सभी लोग ना इसी तरीके से हंसी मजाक करने लगते हैं और ताकोया जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होता है और रीका भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान थी और वो भी सोचती है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए क्योंकि वो अपने देश में तो लोगों से ढंग से बात कर पाती है नहीं और साथ ही अगर वो दूसरी जगह चली जाएगी तो फिर उसके साथ क्या होगा। और इसके बाद ना हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकोया जो होता है ना वो अपनी कैट को ना घुमाने के लिए लेके जा रहा था और तभी उसके पास रीका आती है लेकिन वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं और अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। बट तभी ताकोया जो होता है ना वो रीका को शुक्रिया बोलता है उसकी हेल्प करवाने के लिए और वो बोलता है कि मैं मंडे से ना जॉब को क्विट करने वाला हूँ। और ये सुनकर ना रीका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो इसका रीजन पूछती है और तभी ताकोया बताने लगता है कि मैं अपनी कैट से ना दूर नहीं रह सकता और मैंने हाल फिलहाल में इस कैट को अडॉप्ट किया है, बाकी सभी कैट मुझे काफी ज्यादा परेशान किया करती थी बट यही कैट है जो कि मेरे साथ रहने के लिए एकदम एग्री हो गई। और तभी रीका पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी फैमिली नहीं है जो कि इस कैट का ख्याल रख सके और ताकोया वहाँ पे मना करता है। और तभी ताकोया जो होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है बट तभी रीका उसको रुकने के लिए बोलती है। और इसके बाद ना वो अलास्का का ना टेम्परेचर और के बारे में बताने लगती है कि वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और कुछ अजीबोगरीब बातें करने लगती है उससे। और काफी ज्यादा बकवास करने के बाद ना वो सीधा डायरेक्ट बोल देती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे। और ये सुनने के बाद ना ताकोया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार रीका ने ये बोल क्या दिया। और तभी रीका भी एक्सप्लेन करने लगती है कि हम दोनों ना
शादी करने की एक्टिंग कर सकते हैं और इस कारण हम दोनों ही अलास्का जाने से काफी आसानी से बच सकते हैं और हम दोनों तो ऑफिस में काफी ज्यादा शांत भी रहते हैं, इस कारण बाकी लोगों को हमारे ऊपर बिल्कुल भी शक भी नहीं होगा। और अगर एक्टिंग करते हुए हम दोनों ने 1 साल निकाल दिया तो हम दोनों काफी आसानी से बच सकते हैं। और इसके बाद ना ताकुया भी इसके बारे में सोचने लगता है और वो बोलता है कि तुमने सही कहा, ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया है और इसके बारे में मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ताकुया को भी जॉब छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इस कारण वो भी इस काम के लिए एग्री कर जाता है। और रिका बताती है कि अच्छा ठीक है, तो मंडे वाले दिन हम इस चीज के बारे में बॉस को बता देंगे और ये मेरा आइडिया था तो तुम फिक्र मत करना क्योंकि ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। और इसके बाद रिका जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और ताकुया जो होता है ना वो बस उसकी तरफ घूरते ही रहता है और काफी ज्यादा हैरान भी होता है। और इसके बाद हमें ऑफिस में मंडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिका ना इन सभी चीजों के बारे में बॉस को बता देती है और बॉस जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा खुश होती है और उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस भी बोलती है। और इसके बाद वो नॉर्मली ऑफिस डे की तरह काम करने लगते हैं और जैसे उन दोनों की नजर एक दूसरे की तरफ जाती है ना वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और जैसे ऑफिस खत्म होने वाला होता है ना तभी ताकुया के पास ना उसके बॉस का कॉल आता है जो कि उसे एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया होता है और उन दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और जैसे ही वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं ना तभी उनको पता लगता है कि बॉस ने ना उन दोनों के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज किया था और ये उनके मैरिज के लिए सरप्राइज पार्टी था। और ये देखने के बाद ना वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि वो दोनों तो वहाँ पे नाटक कर रहे थे बट सभी लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस थे। और रिका जो होती है ना वो भी ताकुया को एकदम एक्टिंग जारी रखने के लिए बोलती है क्योंकि अगर उन्होंने सच्चाई बता दी ना तो भाई उनके साथ काफी ज्यादा गलत हो सकता है। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे पार्टी को भी इंजॉय करने लगते हैं और रिका ने ना कुछ ज्यादा ही पी लिया था। इसके बाद वो बाथरूम जाती है और सभी बंदे ना वहाँ पे ताकुया का काफी ज्यादा मजे लेने लगते हैं और रिका तभी बाथरूम से निकलती है और वो सच में काफी ज्यादा नशे में थी। और इसके बाद वो तभी वहाँ पे आती है और अचानक से गाना गाने लगती है और ये देख के ना सभी लोग उसका गाने को ना सुनने भी लगते हैं एकदम शांति से। और इसके बाद उनकी पार्टी होती है खत्म और रिका और ताकुया दोनों घर जाने लगते हैं जहाँ पे रिका ने तो सच में काफी ज्यादा पी रखा था और वो तो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। और इसके बाद वो सीधा ताकुया के ऊपर ही जाके गिर जाती है और जैसे उसको एहसास होता है ना कि वो कुछ ज्यादा ही गलत कर रही है तभी वो ताकुया से माफी मांगने लगती है और उससे आगे चलने लगती है। और ताकुया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि रिका ना अकेले वहाँ पे गाना गा रही थी और उसको भी ज्वाइन करना चाहिए था रिका के साथ। और इसके अगले दिन ना रिका जो होती है ना वो मैप लेके ना वहाँ पे घूमने के लिए निकली थी और इसके बाद वो पास्ट के दिन को याद करने लगती है जहाँ पे उसने ताकुया को बोला था कि हमें एक स्टोरी बनाना होगा कि कैसे तुमने मुझे प्रपोज किया, हम दोनों डेट पे गए और साथ ही कैसे हम दोनों शादी के लिए एग्री किए। और इस कारण ना उसने ताकुया का पूरा डिटेल ली थी। और पढ़ते टाइम वो सोचती है कि ताकुया मुझसे 2 साल छोटा है बट वो फिर भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। और इसके बाद रिका जो होती है ना वो अपने साथ ना ताकुया को ना डेट पे इमेजिन करने लगती है और वो ताकुया के बारे में कुछ भी नहीं जानती ना इसलिए वो उसको इमेजिन भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। और भाई डेट के टाइम पे ना उसको बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे होते, मतलब कि इमेजिन में भी उसको बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे होते। और डेट खत्म होते होते ना वो अपने आप को काफी ज्यादा अकेला सा फील करने लगती है और उसको ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। और तभी वो जा रही होती है और तभी अचानक से वहाँ पे ताकुया आता है और वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करने वाला हूँ अब से। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे झूले पे झूले लगते हैं और रिका बताती है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आई हूँ। और ताकुया भी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। और तभी ना वहाँ पे रिका 2 रिंग्स को दिखाती है और ये देख के ना ताकुया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है और ये तो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम दोनों रियल में शादी कर रहे हैं। और रिका बोलते है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बताएंगे कि आखिरकार तुमने मुझे प्रपोज कैसे किया था। और ये सुन के ना ताकुया एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार मुझे क्या बोलना चाहिए। और वो रिका को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहता था और वो फिर डिसाइड करता है कि वो रिका को बोलेगा कि क्या तुम मुझे शादी करना चाहती हो। और जैसे वो बोलने की कोशिश करता है ना वो बोल ही नहीं पाता और रिका भी अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे इससे कुछ और करवाना चाहिए। और ताकुया से माफी मांगता है और बोलता है कि मेरे दिमाग में अभी कुछ आइडिया आ ही नहीं रहा है। और रिका भी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे से सोच लो कि आखिरकार तुम्हें क्या बोलना है और मैं तुम्हारा वेट भी करूंगी। और वो बताती है कि आज का दिन सच में मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था और जितनी चीजें आज के दिन मैंने की उतनी चीज तो मैं महीने में भी नहीं करती हूँ। जो होता है वो बिस्तर पे लेटा होता है और साथ ही अपनी बिल्ली को शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी बिल्ली ना उसके टी शर्ट के पीछे पड़ गई थी क्योंकि उस टी शर्ट के अंदर से ना रिका की स्मेल आ रही थी। और इसके बाद वो ना रिंग के बारे में भी सोचने लगता है कि उसे रिंग को पहनना भी चाहिए या फिर नहीं। और उसके बाद वो पिछली रात की सारी बातों को याद करने लगता है जो कि उसने रिका के साथ बिताए थे। और इसके बाद वो अगेन जाता है उस रिंग को पहनने के लिए बट वो फिर भी नहीं पहन पाता उस रिंग को। और इसके बाद हमें रिका का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि कुछ दिनों से ना उसका शेड्यूल जो था ना वो एकदम खराब हो गया था क्योंकि फेक मैरिज के चक्कर में ना उसको काफी सारे प्लान्स को इधर से उधर करने पड़े, मतलब कि उसके अपने शेड्यूल को। और
और वो सोच रही होती है कि फेक मैरिज करना भी सच में काफी ज्यादा हार्ड काम है और आज तो मैं पूरे दिन एंजॉय करने वाली हूँ। तभी रिका के पास एक मैसेज आता है और जैसे वो उस मैसेज को पढ़ती है ना तो उसका जितना भी स्माइल होता है ना वो सभी खत्म हो चुका होता है एकदम। और इसके बाद वो सांसें लेती है, थोड़ा रिलैक्स करती है और इसके बाद वो उस बंदे को मैसेज कर देती है कि वो टोक्यो में नहीं है अभी। और इसके बाद हमें ताकुया दिखाया जाता है जो कि अभी तक उस रिंग के बारे में सोच रहा था और वो रिंग को अभी तक नहीं पहन पाया था, लेकिन फाइनली वो काफी टाइम के बाद उस रिंग को पहन ही लेता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि जब तक उसने इस रिंग को पहन रखा है तब तक वो कुछ भी कर सकता है, बट मैं रिका के लिए एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा। और इसके बाद तभी ताकुया के पास एक फोन आता है और तभी जो सामने कॉल पे बंदा होता है ना वो बोल देता है कि तुम्हारा और रिका का जो मैरिज है ना वो एकदम फेक है। और ये सुन के ना ताकुया काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या रिप्लाई करना चाहिए। और सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम दोनों को अलास्का भेज के ही रहूंगा। और इसके बाद वो फोन को कट कर देता है और इसके बाद ये सारी बातें ताकुया रिका को जाके बताता है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस नंबर को ना ट्रैक भी नहीं किया जा सकता था और साथ ही उस बंदे ने ना वॉइस चेंजर का भी यूज किया था, इस कारण उनको ये भी नहीं पता कि वो मेल था या फिर फीमेल। और तभी वो लोग सोचते हैं कि शायद उनके कोई कोवर्कर में से ही एक होगा क्योंकि अलास्का के बारे में तो उन्हीं को पता है सिर्फ। और इसके बाद तभी ताकुया और रिका के पास एक बंदा आता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ताकुया, और क्या तुम मेरे घर पे आ सकते हो आज। और ताकुया जो होता है ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इससे पहले ना उस बंदे ने ना कभी भी उससे बात नहीं किया था। और इसके बाद ताकुया और रिका जो होते हैं ना दोनों एकदम कपल की तरह बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम जरूर हमारे घर पे आ सकते हो। और इसके बाद वो बंदा जो होता है वो उनको डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है और काफी खुशी से वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, मतलब कि ताकुया और रिका। और काम करते टाइम ना उन दोनों के दिमाग में ना उसी कॉल वाले बंदे के ही बारे में चल रहा था कि आखिरकार वो बंदा है कौन। और इसके बाद हमें ताकुया के घर का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपनी कैट से वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांग रहा था क्योंकि उसके घर पे ना गेस्ट आने वाले थे और वो अपनी कैट को खुश करने के लिए ना वहाँ पे काफी महंगे महंगे खाने भी लेके आया था। और उसकी जो कैट होती है ना वो उसकी बात मान भी जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे रिका आ जाती है क्योंकि वहाँ पे थोड़े कपल्स वाले आइटम्स भी रखने थे उसके घर में। और तभी रिका जो होती है वो ताकुया से उसके कैट के बारे में पूछती है और ताकुया बताता है कि मैंने अपनी कैट को मना तो लिया बट वो काफी ज्यादा गुस्सा था आज मेरे से। और इसके बाद हमें रिका ने जो आइटम्स लाया था ना वो सभी दिखाया जाता है जहाँ पे बुक्स होती है, पिलोज होते हैं और साथ ही मैचिंग कप्स होते हैं और साथ ही एक फनी सा साइन बोर्ड भी होता है जिसपे उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। और इसके बाद वो सभी चीजों को ना एक एक जगह पे रख देते हैं और इसके बाद जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी ना, मतलब कि जो गेस्ट के सामने बोलना था, वो याद करने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं कि जो अभी का सिचुएशन है ना वो एकदम इवेंट की तरह लग रहा है जैसे कि एक कल्चरल फेस्टिवल। और वहाँ पे दोनों को ही पेड़ का रोल मिलता था बट उस रोल में भी काफी ज्यादा गहराई हुआ करती थी। और इसके बाद तभी उनका डोरबेल बजता है और दोनों एकदम खुश होके जाते हैं दरवाजा को खोलने के लिए। और बाहर जाने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन तीन बंदे आ रखे थे गेस्ट के रूप में। और इसके बाद सभी लोग घर के अंदर आते हैं और काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। और एंजॉय करने के बाद ताकुया पॉइंट पे आता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और इसके बाद वो बोलता है कि भाई एक काफी ज्यादा सीरियस क्वेश्चन है, आखिरकार तूने लड़की कैसे पटा ली, मतलब कि रिका को, और मुझे भी कुछ टिप्स दे दे ताकि मैं भी एक बंदी बना लूं क्योंकि डेटिंग ऐप में तो मेरा सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार चल रहा है, हर लड़की मुझे रिजेक्ट कर देती है और जो उनके साथी होते हैं ना वो उसका काफी ज्यादा मजाक बनाता है और इस कारण ना उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। और तभी वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और तभी ताकुया बताता है कि ट्रेनिंग टाइम से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इसके बाद तभी रिका वहाँ पे खाना लेके आती है उन सभी के लिए और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तभी ताकुया जो होता है वो अपने साथियों को बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या कहना चाहिए, बट हमारे आसपास के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश है और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बट मैरिज जो है वो मेरे लिए एक रिंग है जो कि हम दोनों एक दूसरे के फिंगर में बस डालते हैं। और ये सुन के ना बाकी लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और काफी ज्यादा खुशी में बोलते हैं कि भाई तू शादी कर रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और ये सारी बातें ना रिका भी सुन रही थी और रिका का भी फेस पे दिख रहा था कि वो भी ज्यादा खुश नहीं है। और इसके बाद सभी कोवर्कर वहाँ से चले जाते हैं सिवाय गोडा के। और गोडा बोलता है कि ताकुया ये बातें सिर्फ हमारे बीच में होनी चाहिए और सच बात तो ये है कि मैं कोमेया को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और अगर मुझे तुम कुछ टिप्स दे दो तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। और इसके बाद गोडा वहाँ से चला जाता है और इसके बाद ताकुया सोचने लगता है कि आखिरकार वो बंदा कौन था जिसका कॉल आया था मेरे पास। और इसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पे रिका जो होती है वो काफी ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि आज उसने कुछ ज्यादा ही मेहनत वाला काम कर लिया था। और इसके बाद वो दोनों ही बात करने लगते हैं कि आखिरकार हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि बाकी के लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं क्योंकि मैरिज तो उन दोनों का हो रहा है ना। और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं कि हम दोनों एक लाइट की तरह है जिसे सभी लोग एक मैरिज कपल की तरह देख रहे हैं। और ये सच में काफी अजीब सी फीलिंग है जब मैं काम करके अपने घर
पे आता हूँ तो अपने कैट के साथ बैठ के खाना खाता हूँ और साथ ही टीवी भी देखता हूँ। और सच बताओ तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम है, बट लोगों के हिसाब से आज जो हमने टाइम बिताया है वो उनके हिसाब से सबसे अच्छा टाइम है। और क्या पता सभी के लिए वो टाइम एकदम अलग होता हो। और वो रिका से भी पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। और इसके बाद रिका जो होती है ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बताने लगता है कि मुझे मैप देखना काफी अच्छा लगता है। तभी ताकुया बताता है कि इसका मतलब तुम उस टाइम पे काफी ज्यादा ग्लो कर रही होगी। और ये सुन के ना रिका वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उसको नहीं पता था कि वो ग्लो करती है या फिर नहीं करती। और इसके कुछ टाइम बाद रिका जो होती है वो अपने घर पे जा रही होती है और अभी ना उसके दिल में ना काफी अजीब सी फीलिंग हो रही है। और ये शायद वो सोचती है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा लोगों के साथ अपने टाइम स्पेंड नहीं करती। और इसके बाद वो इस बात को इग्नोर करके चली जाती है। और इसके बाद हमें ताकुया का सीन दिखाया जाता है और उसको भी ना रिका की तरह सेम फीलिंग महसूस हो रही थी, बट ताकुया को ना वो फीलिंग समझ में आ चुका था। इस कारण ना वो उस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश करने लगता है और वो सोचता है कि बस मैं रिका के साथ काम कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और रिका वहाँ पे काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आता है ना तो रिका बाकी लोगों को बुलाने के लिए चली जाती है और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा बिजी होते हैं तो रिका ही उस कस्टमर से बात करने लगती है इसके बाद। और रिका के दिमाग में तो यही चल रहा था कि वो ज्यादा कस्टमर से बात नहीं करती और आखिरकार वो इस कस्टमर को हैंडल कैसे करेगी। और इसके बाद तभी वो बंदा वहाँ पे बोलने लगता है कि मेरा बेटा जो ताकुया है वो यहाँ पे काम करता है और मैंने सुना है कि वो यहाँ पे किसी के साथ शादी करने वाला है और इसी को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और प्लीज तुम ये बात किसी को भी मत बताना। और लिटरली भाई ये चीज सुन के ना रिका एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि इस चीज में फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद रिका बता देती है कि मैं ताकुया के बारे में ज्यादा नहीं जानती और जो ताकुया के फादर होते हैं ना वो एक बिजनेसमैन थे। तो वहाँ पे वो रिका को अपना कैलेंडर दे के वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम ताकुया के बारे में इसको कुछ मत बताना। और इसके बाद रिका जो होती है वो ताकुया के ऑफिस में जाती है उसको बताने के लिए, बट वो अपने रूम में होता ही नहीं है, मतलब कि अपने चेम्बर में। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा भी जाती है क्योंकि उसने ताकुया के फादर को झूठ भी बोला था। और साथ ही वो जो कैलेंडर होता है ना वो ताकुया के टेबल पे वो रख देती है। और इसके बाद रिका जो होती है वो ताकुया के फादर के पीछे जाने लगते हैं और हमें उसके फादर भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और वो बोलने लगता है कि जो ताकुया है ना ये एकदम हमारी फैमिली के नाम को खराब करके छोड़ेगा। और इसके बाद जो रिका होती है वो अंकल के पास जाती है और बोलती है कि मैं ताकुया को एक बार कॉल कर देती हूँ, आप उससे बात कर लेना। और इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं बात करने के लिए और साथ ही वो ताकुया को भी उस रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज देती है। और इसके बाद वो अंकल से बात करने लगती है और वो पूछती है कि आपका मतलब क्या था फैमिली के नेम को खराब करने से। और इसके बाद ताकुया के फादर बताने लग जाते हैं कि हमारे विलेज में ना शादी को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, उसमें काफी सारे रस्म भी मनाए जाते हैं जैसे कि डॉल वाली रस्म हो गई, उसके साथ गिफ्ट को एक्सचेंज किया जाता है, हॉट स्प्रिंग बुक किया जाता है और साथ ही काफी सारे गेस्ट्स को भी बुलाया जाता है। और वेडिंग वाले दिन सभी एक साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और नाच गाना तो जोरों शोरों से होता है। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है दुल्हन को उछाला जाता है फैमिली के बीच में। और ये सारे हमारे विलेज की प्रथा है जो कि करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही ताकुया जो है वो हमारा बड़ा बेटा है तो ये करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर इसमें कुछ भी कमी रही ना तो फैमिली के इमेज पे भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा इससे। और ये सारी बातें सुनकर ना रिका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें ताकुया दिखाया जाता है जिसको पता चल चुका होता है। और ताकुया को भी पता चल चुका था कि उसके फादर यहाँ पे आ चुके हैं और भाई ये जान के तो उसकी एकदम हालत ही खराब हो जाती है। और उसको पता चल चुका था कि भाई अब वो काफी गंदी तरीके से फंस चुका है। और इसके बाद ताकुया जो होता है वो रेस्टोरेंट में आता है और वो वहाँ पे कुछ बोल पाता उससे पहले रिका जो होती है वो उसको साइड में लेके जाती है। और इसके बाद ताकुया जो होता है वो वहाँ पे रिका से माफी मांगता है उसको इतना परेशान करने के लिए। वो बोलती है कि तुम्हारे फादर को पता चल गया तुम्हारे मैरिज को लेके और ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। और ये बात ना ताकुया को भी काफी ज्यादा अजीब लगती है। और इसके बाद ताकुया बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपने फादर को वापस भेज दूंगा। और इसके बाद वो कुछ बात करते ना उससे पहले उसके फादर जो होते हैं ना वो रिका से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया है तो तुम अब वापस जा सकती हो। और रिका को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था झूठ बोलने के लिए। और वहाँ पे ताकुया के फादर उसको काफी ज्यादा माफी मांगते हैं इतनी बकवास करने के लिए और बताते हैं कि मैंने तुम्हें जितना कुछ भी बताया उनमें से काफी सारी बातें सच नहीं थी और अभी काफी सारे लोग हैं जो कि शादी करना भी नहीं चाहते और वेडिंग भी काफी ज्यादा सिंपल होने लगा है। और ये सब कुछ लोगों के कारण हो रहा है क्योंकि वो सिटी में मूव कर रहे हैं और इस कारण हमारा परंपरा वाला शादी जो होता है ना काफी ज्यादा कम होने लगा है। और ये सारी बातें सुनकर ना वहाँ पे रिका जो होती है ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और बोलती है कि मैंने ये सारी चीजें मैप में देखी है और मैं वहाँ पे जाना चाहती थी, मतलब कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी उस टाइम पे। और इसके बाद ताकुया के फादर जो होते हैं ना वो अपने गाँव के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे वो पहाड़ों के बीच में है और वो काफी सुंदर सी जगह है और वो बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए लेके जाया करते थे और साथ ही पूरा दिन एंजॉय भी किया करते
करते थे और ताकुया जो था वो मेंढक पकड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी था। और इसके बाद जब खेतों के बीच में से हम घर जाते थे और वो ठंडी हवा हमारे गालों को टच करती थी, वो सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जब लोग वहाँ पे नहीं होते थे और अचानक से आग लग जाता था, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें थी। और यहाँ पे मैं पैदा हुआ था और मैं उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ताकुया भी अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो और मैं आखिरकार इसमें क्या कर सकता हूँ। और इसके बाद तभी फादर बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम शादी करने वाले हो, और वो लड़की का नाम भी बता देते हैं। और ये सारी बातें सुन के ना ताकुया बोलता है कि आप फिक्र मत करो, इस वीकेंड पे मैं घर पे आ जाऊंगा और वहाँ पे शादी से रिलेटेड हम सारी बातें कर लेंगे। और इसके बाद ताकुया के फादर वहाँ से चले जाते हैं और रिका बोलते हैं कि क्या तुम सच में अपने गाँव जाने वाले हो। और ताकुया बताता है कि हाँ मुझे जाना होगा और उन्हें कुछ ना कुछ तो बताना होगा। और रिका सोच रही होती है कि सच में प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और मुझे लगा नहीं था कि इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। और तभी ऑफिस टाइम में बॉस बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें काफी बड़ा काम दे रही हूँ, बट ताकुया तुम्हें एक प्रिंसेस को अटेंड करना है और वो यहाँ पे जापान टूर करना चाहती है। और इसके बाद तभी ताकुया बोलता है कि आखिरकार मैं ही क्यों। और बॉस बताती है कि पता नहीं क्यों प्रिंसेस को ना आदमियों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और तभी ताकुया बताता है बट उनकी तो शादी हो रखी है ना। और तभी बॉस बताते हैं कि हाँ उनकी शादी हो रखी है, बट उसके बाद भी उनके पास ना केवल मेल ही काम करते हैं। मैं बाकी के लड़कों को भी भेज सकती हूँ, बट मुझे उन पे इतना विश्वास नहीं है। वो लोग टूर करवाने की जगह लाइन मारने लगेंगे प्रिंसेस के ऊपर। और इसके बाद ताकुया को ना चाहते हुए वहाँ पे हाँ बोलना पड़ता है। और इस बात के रूमर्स ना चारों तरफ फैलने लगे थे और रिका को भी पता चल चुका था कि प्रिंसेस किस टाइप की लड़की है। और इसके बाद ताकुया जो होता है ना वो प्रिंसेस की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार हमें किस तरीके से टूर करना चाहिए। और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और तभी पीछे से रिका आती है और वो सोचती है कि मैं ताकुया की मदद कर देती हूँ। फिर सोचती है कि आखिरकार मैं उसकी मदद क्यों करूँ, वो तो अपना काम कर रहा है और मुझे भी अपना काम करना चाहिए। और इसके बाद ताकुया प्रिंसेस से मिलता है और प्रिंसेस ना वहाँ पे डिक्शनरी की मदद से ना जापानीज बोलने की ट्राई करती है, बट वो सच में काफी ज्यादा बेकार बोल रही थी। और इसके बाद तभी ताकुया बोलता है कि मैम आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हो और आपके बाकी के अटेंडेंट कहाँ पे है। और ये सुनकर ना प्रिंसेस थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे आई हूँ, ना कि प्रिंसेस के तौर पे। और इसके बाद वो प्रिंसेस से माफी मांगता है और बोलता है कि क्या आपका कोई प्लान है। और प्रिंसेस वहाँ पे मना कर देती है। और इसके बाद ताकुया जो होता है ना वो अपना ही प्लान को बाहर निकालता है। और इसके बाद वो प्रिंसेस को श्राइन में लेके जाता है जहाँ पे काफी सारे कैट के स्टैचू थे। और प्रिंसेस को ना वो जगह काफी पसंद आती है क्योंकि प्रिंसेस के पास भी कैट होता है। और इसके ऊपर ना ताकुया ने ना ऑलरेडी रिसर्च कर रखा था। और इसके बाद बॉस का कॉल तभी ताकुया के पास आता है और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार प्रिंसेस कहाँ पे है। और ताकुया बताता है कि वो तो मेरे साथ ही है। और तभी उनको पता लगता है कि प्रिंसेस ना अपने बॉडीगार्ड को ना बिना बताए चुपचाप वहाँ से कल्टी खा ली थी। और उनके बॉडीगार्ड ने काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और इसके बाद ताकुया उन्हें काफी ज्यादा जगह पे लेके जाता है, जैसे कि रामन खिलाता है, बेसबॉल खेलने के लिए जाते हैं और साथ ही फिशिंग करने के लिए भी वो सभी जाते हैं। और प्रिंसेस को ना वो सभी चीजें करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद वो लोग बोट में होते हैं और बोलती है प्रिंसेस सच में ये काफी ज्यादा मजेदार है और हर जगह मुझे एक नया सरप्राइज देखने को मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके बाद प्रिंसेस अपना अगला लोकेशन पूछती है और अगला लोकेशन को लेकर ना ताकुया उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था और वो बोलता है कि हम किसी ऊंची जगह पे जाने वाले हैं। और प्रिंसेस को लगता है कि वो टावर पे जाएंगे और उसके लिए ना ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होती। इसके बाद ताकुया ना स्कूल रूप पे आता है और ये देखने के बाद ना प्रिंसेस वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ना उसने एनीमे में काफी सारी चीजें देख रखी है। और ताकुया भी सोचता है कि एनीमे में ना स्कूल का छत जो होता है ना काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, इसलिए वो यहाँ पे लेके आया था प्रिंसेस को। इसके बाद तभी प्रिंसेस जो होती है ना वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है और इसके बाद ना वो वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। और इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेल एम्प्लॉय ने काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे थे कि ताकुया प्रिंसेस के साथ अकेला होगा। और रिका ने ये सारी बातें सुन रही थी और वो बोलती है कि ताकुया मेरा लवर भी नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। और इसके बाद तभी प्रिंसेस बोलती है कि ताकुया मुझे तुम अपने अपार्टमेंट में लेके चलो। और भाई ये कुछ ज्यादा हो गया। और इसके बाद तभी रिका दिखाई जाती है जो कि ताकुया के अपार्टमेंट में आई होती है और वो बाहर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। और उसके पास ना एक बहाना था, उसको ना ताकुया को कुछ देना था और वो मेल बॉक्स में डालने की कोशिश करती है बट वो उसके सामने फिट नहीं होता। और इसके बाद ना वो उसके दरवाजे पे रखने की सोचती है और जैसे ही वो उसके अपार्टमेंट में जाने लगती है ना तभी उसका लाइट ऑन दिखता है और तभी उसको लगता है कि ताकुया घर पे वापस आ चुका है। और तभी वहाँ पे उसको लड़की की आवाज सुनाई देती है और ये सुन के ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो झांकने की डिसाइड करती है बट वो अपना माइंड को वहाँ पे चेंज करती है। लेकिन जो रिका होती है ना वो इसके बाद झांकने लगती है और तभी प्रिंसेस की नजर ना रिका पे जाती है और इसके बाद ताकुया जो होता है ना वो बाहर देखने लगता है बट बाहर कोई भी नहीं होता। जो रिका होती है वो वहाँ पे छिप गई थी और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है बट वो तभी सोचती है कि ताकुया को लोगों को अपने घर पे लाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसको
क्या करना चाहिए। और तभी प्रिंसेस जो होती है ना वो एक दरवाजा खोलने वाली होती है जहाँ पे ताकवा की कैट होती है और वो कैट प्रिंसेस पे सीधा अटैक कर देती है और इस कारण ना प्रिंसेस सीधा ताकवा से जाके टकराती है और तभी वहाँ पे रिका भी आ जाती है और रिका को वहाँ पे देख के ना ताकवा काफी ज्यादा हैरान होता है और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देख के ना रिका भी ज्यादा खुश नहीं होती और बोलती है कि तुम ना सिचुएशन को इतना ज्यादा बेकार भी मत करो और साथ ही तुम किसी को भी अपने अपार्टमेंट में मत आने दो। और वहाँ पे ताकवा भी हाँ बोलता है और तभी प्रिंसेस उस लड़की को बोलने लगता है कि चलो फाइनली मैं तुमसे मिल पाई। और इसके बाद तभी रिका ना वहाँ पे माफी मांग रही होती है और ताकवा वहाँ पे बताता है कि मैंने काफी ज्यादा मना किया प्रिंसेस को, बट फिर भी वो मुझसे जिद कर रही थी कि वो तुमसे मिलना चाहती है। रिका को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था क्योंकि उसने ना कुछ ज्यादा गलत समझ लिया था और वो सोचती है कि बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और इसके बाद तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकवा ने ना मना कर दिया था और बोलता है कि मैं पहले से एंगेज्ड हूँ और मैं आपको अपने घर पे नहीं लेके जा सकता। और इसके बाद प्रिंसेस बताने लगती है कि ताकवा जो है ना वो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करता है और इसके बाद ना वो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और तभी प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा तो नॉर्मल कपल इस तरीके से रहती है और वो सोच रही थी कि अब वो रॉयल फैमिली को छोड़ देने वाली है। और ये सब सुनने के बाद ना वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी प्रिंसेस बताती है कि मेरी एक और लवर है और मैं उसके साथ ना अपना फ्यूचर डिसाइड कर रही हूँ। और इसके बाद ना वो एक फोटो दिखाती है और वो भी लड़की होती है और इसके बाद प्रिंसेस बताने लगती है कि मैं ना प्रिंसेस के पोजीशन की वजह से शादी की थी और मुझे लगा था कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा और टाइम के साथ साथ मुझे पता चला कि अगर मैं शादी नहीं भी करती ना फिर भी कुछ चेंज नहीं होता। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना फ्यूचर ना उस पर्सन के साथ बिताऊंगी जिसको मैं काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। वो बताती है कि तुम दोनों को देखने के बाद ना मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ और मुझे जब भी लोग देखते हैं ना तो मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश करते हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा बेकार लगता है। इसी कारण मैं भी लोगों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करती थी, बट अब मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार मुझे क्या करना है। और इसके बाद प्रिंसेस जो होती है ना वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे एक दूसरे से माफी मांगती है और रिका ना वही चीज देती है जो कि वो देने के लिए ना ताकवा के पास आई थी और उसके अंदर ना एक पत्थर होता है और उसका शेप ना फ्रॉक की तरह होता है। और इसके बाद रिका बताती है कि मैंने तुम्हारे फादर से बात किया था ना तब मुझे पता लगा था कि तुम्हें फ्रॉक पकड़ना ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये मैं तुम्हें दूंगी। और वैसे भी मुझे स्टोन्स कलेक्ट करना ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और रिका अपने मन में सोच रही होती है कि सच में मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आई थी क्या। और ताकवा अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है और सच बताओ तो मैं उससे ना रियल में शादी करना चाहता हूँ और साथ ही मैं इस पत्थर का ना ध्यान भी काफी अच्छे से रखने वाला हूँ। इसी के साथ ये वीडियो हो जाता है यहाँ पे खत्म। सो गाइज मैंने डिसाइड किया कि ये वाला जो एनिमे है ना इसको ना मैं लॉन्ग वीडियो में कवर करने वाला हूँ, मतलब कि इस तरीके से एक या फिर 2 वीडियो और आने वाला है और उसमें ये एनिमे खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।